ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था एसआई यूनिट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जितनी भी एसआई यूनिट थी, चाहे वो फंडामेंटल यूनिट्स हो चाहे वो ड्राइव्ड यूनिट हो, सभी यूनिट्स आपको कल वाली वीडियो में मैंने करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है सुनामी। सुनामी स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। मतलब कि घड़ी की तरफ नहीं देखना है जब भी आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं। आपने तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आइए स्टार्ट करते हैं सुनामी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी वैसे ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि एक अर्थक्वेक था, वोल्केनो था, ऐसे ही सुनामी है। और कल आने वाले कल या परसों में मैं साइक्लोन आपको करवा दूंगा। और आज आपको सुनामी ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि आपने कभी जहां से भी आपने पढ़ा होगा सब भूल जाएंगे। और आज का आपको ये वीडियो आपके हमेशा के लिए आपके दिमाग पर याद रहेगी। बस कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए। साथ के साथ ही अभी स्टार्ट करेंगे सुनामी। स्टार्टिंग से एंड तक सुनामी के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। मतलब कि हर एक चीज रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन आता है सुनामी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो एचएसएससी हो, तो आपका क्वेश्चन 101% सही होगा। इसमें से गारंटी है बिल्कुल 101% सही होगा सुनामी में से, अगर क्वेश्चन सुनामी में से आया तो। अब सुनामी क्या चीज होती है, सबसे पहले सुनामी के बारे में हम जान लेते हैं। सुनामी क्या चीज होती है? सुनामी एक जापान से वर्ड लिया गया है। जापान से वर्ड लेकर दो वर्ड से मिलकर सुनामी बना है। सु प्लस नामी, सु प्लस नामी, सु प्लस नामी, सु प्लस नामी। ठीक है, इसे कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं, सु प्लस नामी। सु मतलब कि अगर इसे कई लोग क्या बोलते हैं, टुसनामी या तुसनामी, ये गलत है। प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, टी साइलेंट होता है और सुनामी बोलते हैं। इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी तुसामी, इसे तुसामी नहीं बोलते और सुनामी बोलते हैं। तो तू सुनामी नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है, सुनामी। सु प्लस नामी। सु का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता है हार्बर्स। क्या मतलब होता है? हार्बर्स। क्या होता है? हार्बर्स। और नामी का मतलब होता है वेव्स। वेव्स दो तरीके की होती है, एक ओशियनिक वेव्स होती है और सिस्मिक वेव्स होती है। सिस्मिक वेव्स कहां पर यूज होती है ये मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, जो कि अर्थक्वेक में होती है। और ओशियनिक वेव्स कहां पर होती है, जो कि सुनामी में होती है। सू का मतलब होता है हार्बर। हार्बर का मतलब हार्बर बोल सकते हैं, हार्बर बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, एक ही प्रोनाउंसिएशन होती है। हार्बर मतलब कि बंदरगाह, जिसे भी जो कि शिप्स वगैरह जो सी के साथ बने होते हैं, बंदरगाह बने होते हैं जहां पर शिप स्टैंड होते हैं, जहां पर एक पार्किंग वगैरह होती है। हार्बर उससे ही लिया गया और नामी मतलब वेव से लिया गया है। अब इसका लेने का मतलब क्या था, एक इसकी डेफिनेशन है। पहले सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सुनामी के अंदर क्या चीज पढ़ना है ये जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन। क्या पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद पढ़ने हैं आपको रीजन इसका, कि सुनामी क्यों आती है, या कॉजेस मतलब कि कारण, सुनामी आने का क्या कारण है। सबसे पहले आपको ये चीज पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या चीज है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि इसकी विशेषताएं। और उसके बाद आपको पढ़ना है इंपैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज से अगर सुनामी आता है तो कहां क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रॉय होता है, फ्लड आता है। ठीक है, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे इंपैक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। क्या पढ़ेंगे, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मतलब, मिटिगेशन मतलब क्या होता है कि कोई फिनोमिना है उसको, उसके प्रभाव को कम करना। एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग से चलेंगे कि अगर मतलब कि सुनामी आती भी है उससे पहले वार्निंग देना, अर्ली वार्निंग पढ़ना। और जो अर्ली वार्निंग का जो कि एक हमारे पास इंडियन नेशनल सेंटर है फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, सर्विस के लिए, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सभी जानकारी हम देंगे। बट आपको लास्ट तक वीडियो तक बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आज तक का दुनिया में सबसे भयंकर, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक सुनामी कहां पर आई है। क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे मेजर सुनामी इन द वर्ल्ड।
या इसे बोल सकते हैं मेजर डेडिएस्ट सुनामी इन द वर्ल्ड। आज तक की सबसे भयंकर सबसे डेंजरस सुनामी कहां पर आई है, आज ये चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, परिभाषा के ऊपर। परिभाषा क्या है, सुनामी होता क्या, एक्चुअल में सुनामी का तो वर्ड बता दिया, अब सुनामी होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। Tsunami may be defined as a series of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water occurs in a ocean या large lake। मतलब कि साधारण सा इसका मतलब है कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट होनी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की डिस्प्लेसमेंट होनी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिस्प्लेसमेंट होने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय इन अ ओशन या लार्ज लेक के अंदर। बाय किसकी वजह से हो सकता है, इसके रीजन है, बाय नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। एक तो डेफिनेशन इसकी ये रही। अब और दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि अर्थ को एक सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, कोई भी अर्थ को एक आना अंडर द सी, कोई भी एक भूकंप आना अंडर द सी, उसे क्या बोलेंगे, सुनामी। एक तो आप ये बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, एपिसेंटर और फोकस इन द सी या अंडर द सी इज कॉल्ड सुनामी। मतलब कि आपको दोबारा फिर समझा देता हूं, इससे डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, बट आपको ये पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। इसकी ये चीज आप लिख लीजिए, नोटबुक तभी कह रहा हूं, नोटबुक लेकर बैठ जाइए और नोटबुक पर इसको सबके साथ लिखते जाइए और लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। ये लिख लीजिए। तो अब डेफिनेशन इसमें सुनामी और अर्थक्वेक में डिफरेंस क्या। अर्थक्वेक वैसे तो मैंने सारा कुछ समझा दिया था, उसका एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और जो भी जितनी भी जानकारी थी, सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं, सभी जानकारी आपको मैंने अर्थक्वेक में दे दी थी। और प्लस वोल्केनो की अलग से वीडियो बनाई है, देखना फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको टाइम जब भी लगेगा तो देखना जरूर। देखो क्या होता है, एक तो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अंदर ये चीज है फोकस, क्या है, फोकस, इसे बोलते हैं फोकस। और यहां पर है 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक ऊपर। 90 डिग्री का मतलब यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर, ये है 90 डिग्री के एंगल, इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर फोकस यहां पर है एपिसेंटर, ये है एपिसेंटर। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं अभी इस टाइम, अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, अभी आपको समझ आएगा। इसको रिलेट करना सुनामी के साथ, रिलेट करना सुनामी के साथ। फोकस क्या होता है, जो कि अंडर द अर्थ में होता है, जो कि मेंटल से स्टार्ट होता है या कोर से भी बोल लेते हो, जहां से लावा, मतलब कि जहां से मूवमेंट होती है, जहां से टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में कोलाइड होती है, वहां से फोकस, वहां से जहां पे ओरिजिन पॉइंट है अर्थक्वेक का, जहां से भूकंप ओरिजिन हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है, उसे बोलेंगे फोकस। और एपिसेंटर कहां पर होगा, जहां पे सबसे पहले धरती के ऊपर महसूस करा गया है, क्रस्ट के ऊपर सबसे पहले जहां पर हमने महसूस करा है, उसको बोलेंगे एपिसेंटर। सबसे पहले बिल्कुल इसके ठीक 90 डिग्री के ऊपर होगा, और इसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है। ये तो रही अर्थक्वेक की बात। अब रही सुनामी की बात। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर एक प्लेट है, सेम यहां पर एक कोई प्लेट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट का फॉल्ट हो गया बाय द कंप्रेशन फोर्सेस। ये दो फोर्सेस है, जो कि एक दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है टेंशन फोर्सेस और एक होती है कंप्रेशन फोर्सेस। टेंशन फोर्स कौन सी होती है, टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, या टूवर्ड्स जो आपस में ईच अदर लगती है। और जो कंप्रेशन फोर्सेस होते हैं अपोजिट टू द ईच अदर लगती है, उसे बोलते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। की वजह से यहां पर टेक्टोनिक प्लेट टूट जाती है, यहां पर फोल्ट हो गया, ठीक है, ये कोई भी था, या फोल्ट हो गया, या बोल सकते हो कोलाइड हो गया, या बोल सकते हो ओवरलैप हो गया। इसके बाद क्या होगा, आपको टेक्टोनिक प्लेट ऐसे नजर आएंगी, आपको टेक्टोनिक प्लेट ऐसे नजर आएंगी। ये दो टेक्टोनिक प्लेट, जहां पर ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपको ऐसे नजर आएंगी, ये ओवरलैप हो जाएंगी या कोलाइड हो जाएंगी आपस में, ठीक है, ड्यू टू द फॉल्ट की वजह से। अब क्या होगा, इसके ऊपर ठीक ये ओशन है, ये मतलब कि यहां पर पानी है, पानी के नीचे ये ओशियनिक प्लेट है, जिसे बोलते हैं टेक्टोनिक, ये पानी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी सुनामी आएगी तो क्या होगा, जब ये प्लेट है टूटेगी, ब्रेक होगी, यहां पर बता देता हूं, जब ये ब्रेक होगी तो क्या होगा, जो वाटर का
जो मतलब कि उसका उछाल होगी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब कि इसकी उछाल एज अ कंपैरिजन ऑर्डिनरी या नॉर्मल वेव से बहुत ज्यादा हाई पर होगी, करीब 30 से लेकर 50 मीटर की हाइट पर इसकी उछाल होती है सुनामी की। और ये ट्रैवल करती है 1000 से लेकर 500 या 600 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है, और इतना वो ट्रैवल कर लेती है। अगर हम माने कि सुनामी है जो कि वो पैसिफिक ओशियन को एक दिन में पूरा राउंड लगा सकती है, प्रशांत महासागर का एक दिन में पूरा राउंड लगा सकती है। पैसिफिक ओशियन उसके लिए बिल्कुल लेक की तरह है, उसको तालाब की तरह। अगर सुनामी आ जाती है तो सुनामी आने का मेन कारण ही अर्थक्वेक है। 90% अर्थक्वेक है, 90% अर्थक्वेक है सुनामी का आने का कारण। अगर 10% क्या हो सकता है, अभी बताऊंगा 10% क्या हो सकता है। ये तो अभी डेफिनेशन बेसिक कंटेंट ऑफ अ सुनामी का, ठीक है, यहां पर समझ आ चुका। यहां पर जैसे अर्थक्वेक हुआ, और याद रखना 7.5 अगर रिक्टर से, अगर मैग्नीट्यूड 7.5 से जितना हाई होगा अर्थक्वेक का, सुनामी का आने का चांस सबसे ज्यादा होता है। ये चीज बात आप याद रखना, ठीक है। ये बाकी अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मुझे अर्थक्वेक और सुनामी को इकट्ठे बताना पड़ा ताकि आप रिलेट कर पाओ और अच्छी तरह तरीके से आप समझ पाओ, इसलिए मुझे इसको रिलेट करना पड़ा। अब इसके कोजेस है, कोजेस में से एक कोजेस तो हो गया अर्थक्वेक, जो कि 90% हमने खत्म कर लिया था, ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कोजेस, और कोजेस में हमने वो पढ़ लिया है, अर्थक्वेक पढ़ लिया। और अर्थक्वेक किसमें पढ़ा है, इसमें नेचुरल में। किसमें पढ़ा है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और ये है आर्टिफिशियल। सुनामी आने के दो कारण है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, अर्थक्वेक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। और दूसरा है वोल्केनो इरप्शन, दूसरा है वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन दूसरा है। तीसरा है लैंडस्लाइड। क्या है, लैंडस्लाइड। क्या है, लैंडस्लाइड या रॉकफॉल, या फिर बोल सकते हो रॉकफॉल या आइस फॉल। क्या बोल सकते हो, रॉकफॉल या आइस फॉल, ठीक है। ये लैंडस्लाइड है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स, मेट्रोइड्स या बोल सकते हो एस्ट्रॉइड्स। मेट्रोइड्स या एस्ट्रॉइड जिसे बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, इसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड, ठीक है। ये तो रहा नेचुरल में। आर्टिफिशियल में क्या रहेगा, आर्टिफिशियल में रहेगा सबमरीन टेस्टिंग, या बोल सकते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग अंडर द वाटर या अंडर द सी, अंडर द सी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबमरीन टेस्टिंग होगा। कौन सा होगा, सबमरीन, सबमरीन टेस्टिंग, सबमरीन टेस्टिंग, ठीक है। अब क्या होगा, अर्थक्वेक के बारे में मैं बता चुका हूं, आपको बता चुका हूं अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में, भूकंप क्यों आता है। वोल्केनो इरप्शंस भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अर्थक्वेक की अलग से वीडियो बनाई है, और वोल्केनो की इरप्शंस की अलग से वीडियो बनाई है। करीब 45 मिनट की दोनों वीडियोस हैं। इसको आप अच्छी तरह देखना। अभी तो सिर्फ मैं थोड़ा सा बता सकता हूं, क्योंकि मैं इसे डिटेल्स में नहीं बता सकता। 2 मिनट, हल्का सा 1 मिनट इसके ऊपर राउंड ले लूंगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समरी समरी बता दूंगा ऊपर से, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स तक नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आता है लैंडस्लाइड और रॉकफॉल या आइसफॉल। उसके बाद आता है मेट्रोइड और एस्ट्रॉइड। अभी नेचुरल प्राकृतिक कारण कैसे होते हैं कि सुनामी का जो कि उद्भव होता है, उसका उत्पन्न होता है। सुनामी उत्पन्न होने का कारण प्राकृतिक से कैसे लेना है, अर्थक्वेक भूकंप से, और वोल्केनो इरप्शन से। वोल्केनो अर्थक्वेक का तो अभी मैंने बता दिया था, अब वोल्केनो इरप्शंस के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे मतलब कि ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है, लावा बाहर आएगा। जैसे भी कहीं पर लावा कहां पर बाहर आता है, सबसे मेन कारण वहां पर लावा कहां पर बाहर आता है, जहां पर यह फॉल्ट हुआ हो। जहां पर क्या होगा कि
क्रस्ट वीक हो, बहुत ज्यादा क्रस्ट वीक हो, वहां पर आएगा। जहां पर मतलब कि क्रस्ट वीक हो वहां पर आएगा। और इसमें इसमें से जहां पर क्रस्ट बहुत ज्यादा वीक हो वहां पर आएगा। या लैंडस्लाइड, जहां पर इसके बाद वोल्केनो इरप्शंस में कहां पर था मैं, जहां पर वीक हो, क्रस्ट बहुत ज्यादा वीक हो, वहां पर क्या होगा, लावा एकदम फूटेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लैंडस्लाइड, वोल्केनो के ऊपर देख लेना एक बार वीडियो, सिर्फ इतना ही है, अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा। जहां पर क्रस्ट क्या होगी, वीक होगी, वहां पर क्या होगा, लावा, लावा के अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा, अपलिफ्ट फोर्स लगेगी, और वहां पर बाहर जहां पर वीक उसे पॉइंट दिखेगा और वो डक्ट के थ्रू बाहर आकर फूट जाएगा। और उससे क्या होगा, जो भी उसके पार्टिकल्स होंगे, जो उसके रॉक होंगे, जो भी वोल्केनिक बॉम्ब होंगे, वोल्केनिक ब्लॉक्स होंगे, जो लावा होगा, जो कि वो जाकर सी के ऊपर गिरेगा, और सी में वहां पर गिरने के बाद या नीचे वोल्केनिक इरप्शन से नीचे भी हो सकता है। जैसे आइसलैंड वगैरह द्वीप कैसे बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से ही बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार, बैरन आइसलैंड, वो कैसे बने, वोल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं। उसके बाद वो आइसलैंड बन गए थे बाद में। तो क्या हुआ था, उसके कारण भी सुनामी आ सकती है, बट 90% क्या होता है, अर्थक्वेक के कारण ही आता है। और उसके बाद लैंडस्लाइड क्या होती है, रॉकफॉल और आइसफॉल। ये ज्यादातर हम मैक्सिमम हमें कहां पर देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। अंटार्कटिका में क्या होता है कि जो कि बर्फीले पहाड़ होते हैं, वो लैंडस्लाइड, उससे लैंडस्लाइड हो सकती है। लैंडस्लाइड आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे ही कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई हिल है, तो यहां पर क्या हो सकता है, जैसे इसके रॉक्स हैं, रॉक्स नीचे जाके इरोजन हो जाएंगे, रॉक्स इरोजन हो जाएंगे, बाय वेदरिंग के कारण हो सकते हैं। ठीक है, बाय रेन हो सकती है, हैवी रेनफॉल से हो सकते हैं। तो इसके पार्टिकल्स एक जगह से इरोजन हो जाएंगे, फ्रॉम मूव हो जाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बाय वेदरिंग हो सकता है, बाय हैवी रेनफॉल्स की वजह से हो सकता है, या बाय अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। तो इसके पार्टिकल्स मूव होंगे और ये पार्टिकल्स यहां पर जाकर गिर जाएंगे ओशन में, और ओशन में गिरने के बाद जो कि वाटर डिस्प्लेस होगा, हैवी उस पर होगा, लार्ज वॉल्यूम पर होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यू टू द लैंडस्लाइड। तो वो केस किस में आएगा, नेचुरल में आएगा। मेट्रॉइड और एस्ट्रॉइड क्या चीज होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, जो कि बाहर से, जैसे इसको तो अभी तक देखा नहीं गया, बट साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं मेट्रॉइड्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो कि ऊपर से स्पेस से मेट्रॉइड्स, उल्कापिंड नीचे गिरते हैं, ओशन में जाके गिरते हैं, और ओशन में गिरने के बाद वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं। और वाटर को डिस्प्लेस करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर उछाल पैदा होता है, पानी के अंदर उछाल पैदा होता है, बहुत जोर से उछाल पैदा होता है। तो उसके बाद उसकी वजह से भी सुनामी आने के कारण होते हैं, उस केस में भी होते हैं। तो उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या होता है, जो लोग हम, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, मैन मेड, जो कि हमारे द्वारा सुनामी का उत्पन्न करना। आर्टिफिशियल हमारे द्वारा, मैन मेड के द्वारा सुनामी का उत्पन्न करना, वो किसमें आएगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग अंडर द सी। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग या सबमरीन टेस्टिंग होती है। एक सबमरीन टेस्टिंग होती है, जैसे कि एक ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, हर एक कंट्रीज के अंदर एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, कि उसके बिना मतलब कि आप कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। अंडर द सबमरीन होती है एक, उसके अंदर एक तो सबमरीन होती है, एक जो कि नेवी यूज करती है, ठीक है, तो एक दूसरी शिप होती है। ठीक है, शिप और सबमरीन में एक डिफरेंस होता है, शिप जो से होती है वो ऊपर ही रहती है, वो ऊपर अबव द सी लेवल, मतलब कि अबव द वाटर। और जो ये होती है सबमरीन होती है, सबमरीन क्या होती है, सबमरीन का मतलब कि पानी के अंदर भी जा सकती है, उसके बाद वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी ब्लास्ट कर सकती है। वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल में आएगा, और उससे भी वाटर डिस्प्लेस हो सकता है, बहुत मात्रा में, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी डिस्प्लेस हो सकता है। तो वो केस किस में आएगा, आर्टिफिशियल में। और ये था केसेस, ये थे रीजन। दो केस हमने पढ़ लिए, 4 केस रह गए। 4 केस में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैकरस्टिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रैकरस्टिक विशेषताएं। विशेषताएं में आप पढ़ेंगे वेवलेंथ और टाइम पीरियड से। क्या पढ़ेंगे, क्रैकरस्टिक में क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ और वेवलेंथ और टाइम पीरियड से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो वेवलेंथ और टाइम पीरियड में। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ने, वेवलेंथ पढ़ने से पहले आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना जरूरी है। एक तो यहां पर मैं 2 केस बना देता हूं, ठीक है, 2 केस यहां पर बना देता हूं। एक तो फर्स्ट केस है यहां पर, एक तो यहां पर एक लाइन ले लेता हूं,
एक यहां पर लाइन ले लेता हूं, ठीक है। ये दो केस बनाता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर ही लिख देता हूं दो केस, ठीक है। ये तो रहा नॉर्मल वेव्स, एक तो रही नॉर्मल वेव्स, क्या है नॉर्मल वेव्स, ठीक है। और एक कौन सी रही सुनामी वेव्स, कौन सी है सुनामी वेव्स। इसमें क्या फर्क होता है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा कई लोगों को डाउट होता है कि सुनामी वेव्स भी ओशियनिक वेव्स होती हैं, मतलब कि टाइडल होती है, अप डाउन करती हैं, ठीक है, अप डाउन तो करती हैं, बट बहुत रीजन होता है, फ्रॉम द ओरिजिन से भी होता है, ट्रैवलिंग पर भी होता है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी, और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी, स्पीड के अकॉर्डिंग भी, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होता है नॉर्मल वेव से। और नॉर्मल वेव से बिल्कुल डिफरेंट होती है सुनामी वेव्स, बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है नॉर्मल वेव्स और सुनामी वेव्स में। क्या होता है सबसे पहले यहां पर क्या होगा, ये चीज नॉर्मल वेव्स कैसे होते हैं, और एक ये होती है सुनामी वेव्स, सुनामी वेव्स ये नीचे इधर मतलब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है जो नॉर्मल वेव्स क्या होती है, जब भी कोई एयर चलती है, यहां पर ऐसे एयर ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एयर कैसे, विंड कैसे चलती है, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। जहां पर क्या होगा, एक तो होगा हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, यहां पर मैं दोबारा फिर बता देता हूं, एक मिनट डायग्राम के थ्रू अच्छे से तरीके से बता देता हूं। एक तो है हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर, ठीक है, ये हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है और लो प्रेशर। विंड कैसे चलती है, हाई ट्रैवलिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अगर हम बीच में खड़े हैं, हम मीडियम है, हम क्या करें, हाई प्रेशर यहां से आया और लो प्रेशर की तरफ जाएगी, या अगर हाई प्रेशर से आया लो प्रेशर की तरफ जाएगी, अगर हम बीच में खड़े हैं तो हमें महसूस होगी कि हवा चल रही है। दोबारा फिर बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आया एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके बताता हूं एक्सप्लेनेशन से। हवा कैसे चलती है, अगर हम बीच में खड़े हैं, एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, वहां पर गैप ज्यादा है, लो प्रेशर में गैप ज्यादा, तो गैप फिल करेगी हाई प्रेशर, उसको फिल करेगी। और सुनामी में क्या होता है, साइक्लोन में क्या होता है, जब भी हवा मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएगी, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, उसके अंदर जो गैप होगा उस गैप को फिल करेगी, तो वो जाती है, उसमें साइक्लोन होते हैं। ये अलग से मैं लेकर आऊंगा, साइक्लोन विंड ये अलग से लेकर आऊंगा, ये जो भी होगा मतलब कि विंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा मैं अलग से लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल वेव्स। नॉर्मल वेव्स में क्या होगा, जो कि एयर चलेगी, अब एयर चलेगी उसकी वजह से एक फोर्स लगेगी, जो कि जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, हवा मतलब कि आप यहां से समझ लीजिए, हवा यहां से चलकर यहां चल रही है, इसकी डायरेक्शन हवा चलने की यहां पर है, तो पानी ये समझ लीजिए वाटर है, क्या है ये वाटर है, इसको आप वाटर समझिए, ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, ये ओशियन है, ये वाटर है, आप इसको वाटर समझिए, ठीक है, वाटर लेवल समझिए, वाटर सरफेस समझिए, ये लेवल है, वाटर है। तो क्या हुआ, हवा यहां पर चली, तो हवा की वजह से यहां पर वेव्स का उत्पन्न होगा, नॉर्मल वेव्स का उत्पन्न होगा, बट इसमें क्या कंडीशन होगी, यहां पर क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट और इसको ट्रफ बोलते हैं, और ये चीज क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी एज कंपैरिजन सुनामी वेव्स के। तो क्या होगा, ये तो चलेगी हवा के अकॉर्डिंग, मतलब कि हवा की वजह से नॉर्मल वेव्स का उत्पन्न होगा, और सुनामी वेव्स का उत्पन्न कैसे होगा, ड्यू टू द फॉल्ट, ड्यू टू द अर्थक्वेक, ड्यू टू द कोलाइड्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि मैंने अभी सबसे पहले वो डायग्राम बनाया था आपको, उसकी वजह से क्या होगा, सुनामी वेव्स का उत्पन्न होगा। और इसकी जो वेव्स होगी, यहां पर समझ लीजिए, यहां पर एक वेव्स है और यहां से लेकर यहां तक का वेव लेंथ होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी वेव लेंथ होगी, उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा वेव लेंथ होगी एज अ कंपैरिजन नॉर्मल वेव्स के। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, शायद अभी मैंने बताया नहीं था,
जो कि इसकी हाइट होती है 30 से लेकर 50 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। ये था कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं हम इम्पैक्ट के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? इम्पैक्ट के ऊपर। अगर क्वेश्चन इसमें से आया सुनामी में से और अभी भी अगर आपका गलत हो जाता है तो भाई इसमें फिर आपका ही फॉल्ट है। इससे आसान तरीके से शायद ही कोई आपको समझाएगा। इसके बाद आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या चीज होती है, कहां पर प्रभाव पड़ता है? प्रभाव इसका सुनामी जब आती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज डिस्ट्रॉय होती है? सबसे पहले क्या होता है, सुनामी आने के बाद फ्लड आती है। फ्लड पहले नहीं आती, सुनामी आने के बाद फ्लड आएगा। और फ्लड का जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा कोस्टल एरियाज में होगा। कोस्टल एरियाज में समझ रहे हो ना, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, जो ये कोस्टल एरिया है इसको बोले हैं, जो ये कोस्टल एरिया है इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। ये हमारा इंडिया, जैसे ये हमारा इंडिया है जैसे, ठीक है, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। जैसे यहाँ पर क्या है, केरला, यहाँ पर ठीक है तमिलनाडु, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर मुंबई, ठीक है, ये कोस्टल एरियाज होते हैं। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज होते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आपको कहां पर दिखेगा सुनामी के बाद? कोस्टल एरिया में। कहां पर दिखेगा? कोस्टल एरिया में। और उसके बाद इसका क्या प्रभाव होगा? सेकंड, पहला प्रभाव तो क्या होगा? फ्लड। क्या हो गया? फ्लड। पहला प्रभाव क्या होगा? फ्लड। दूसरा क्या होगा? सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑफ सोयल लिख सकते हैं। सैलिनाइजेशन ऑफ अ सोयल, सैलिनाइजेशन ऑफ अ कोस्टल वाटर बॉडीज, ऑफ अ कोस्टल वाटर बॉडीज। क्या होगा? ऑफ अ कोस्टल वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज। सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लवीकरण। लवीकरण का मतलब कि हिंदी में देख लेना क्या होता है। सैलिनाइजेशन का मतलब मैं अभी यहाँ पर बता दूं, खारा पानी जो कि होगा, इसकी क्या होगा, जो सुनामी आएगी, जो कि उसका सी वाटर होगा, चाहे वो बे ऑफ बंगाल की इधर बंगाल की खाड़ी हो जाए, चाहे इंडियन ओशियन की तरफ से हो जाए, जो मतलब कि ज्यादातर मैक्सिमम पैसिफिक ओशन में होता है। सबसे ज्यादा जो कि सुनामी आती है पैसिफिक ओशन में आती है और पैसिफिक बेल्ट में आती है। सबसे ज्यादा सुनामी पैसिफिक बेल्ट में आती है। शायद मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक बेल्ट में एक पैसिफिक बेल्ट होती है जिसमें जापान में सबसे ज्यादा सुनामी आने के कारण होते हैं, उसी में वोल्केनो इरप्शंस होते हैं और उसी में सबसे ज्यादा उसी में वोल्केनो इरप्शंस होते हैं और अर्थक्वेक उसी में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक पैसिफिक बेल्ट होती है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। उसके बाद होता है यहाँ पर प्रभाव, सैलिनाइजेशन हो जाती है, लवणीकरण हो जाता है, नमक का जो खारा पानी होता है वो मिक्स हो जाता है दूसरे वहां पर और कोस्टल एरिया पर चला जाता है। और उससे क्या होता है कि जो उसकी फर्टिलिटी ऑफ सोइल है, सोइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, वो कृषि के लिए बिल्कुल भी वो नहीं होता, सही नहीं होता, कृषि के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं होगा जब भी कोई भी सैलिनाइजेशन वाटर आ जाता है कोस्टल एरिया में। और एक होते हैं मैनग्रोव्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स कौन से होते हैं? जो कि एक सी के साथ, चूंकि सी के साथ एक पेड़ वगैरह होते हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं जो कि नेचुरल उगते हैं, जो से उत्पन्न होते हैं, उसकी वहां पर क्या होता है, मैनग्रोव्स भी खराब हो जाते हैं, उसकी भी फर्टिलिटी खराब हो जाती है ड्यू टू द सुनामी। ये इंपैक्ट बता रहा हूं, ये हार्मफुल बता रहा हूं, मतलब इंपैक्ट बता रहा हूं आफ्टर द सुनामी क्या प्रभाव होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, आप इसको हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हो, इंपैक्ट ऑन इन्वायरमेंट आफ्टर द सुनामी। इंपैक्ट पूरा यही लिख देता हूं, इंपैक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट आफ्टर द सुनामी। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट आफ्टर द सुनामी। आप इसकी आपको अच्छी तरह हेडिंग समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या प्रभाव होता है सुनामी आने का, सुनामी आने के बाद इन्वायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले फ्लड आता है जिसको बोलते हैं बाढ़,
बाढ़ अच्छी तरह आपको समझ होगा, सैलिनाइजेशन ऑफ कोस्टल वाटर बॉडीज, फिर मैनग्रोव्स होते हैं, फिर एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं मैनग्रोव्स और कोरल्स। कोरल्स एनिमल्स का भी क्या होता है, बेघर हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं। कौन से होते हैं, सी एनिमल्स। जैसे लोगों के, जैसे हमारे घर भी तबाह होते हैं, हमारे घर भी फ्लड में आके डूब जाते हैं, वैसे कोरल्स मतलब कि सी एनिमल्स के भी घर होते हैं। उन्होंने भी अपना नेस्ट वगैरह बनाया था, घोंसला वगैरह, जो भी जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, आई डोंट नो, तो उसमें आप नेस्ट में सर्च मार लेना, तो सी एनिमल्स के भी कोरल्स में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब लास्ट सेकंड टॉपिक कौन सा रह गया, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। कौन सा रहेगा, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। और उसके बाद लास्ट रह जाएगा मोस्ट डेंजरस, कहां पर आज तक का सबसे दुनिया में सबसे डेडलिएस्ट सुनामी कहां पर आई थी, ठीक है। लास्ट एक रह गया है जिसको हम बोल रहे हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहे हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहे हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है कि प्रभाव को कम करना। इसका मतलब क्या होता है, कम करना, फिनोमिना को कम करना, मतलब कि प्रभाव को कम करना या फिनोमिना को कम करना। इसका मतलब होता है, फिनोमिना मतलब कि कम करना, जो सुनामी आई है उसकी स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या प्लानिंग करनी है। अगर पहले ही अर्ली वार्निंग, अभी मैं बताऊंगा इसकी प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करना, सुनामी आने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होती है। एक सैटेलाइट्स के थ्रू, वहां पर एक हमारे पास सैटेलाइट काफी टेक्नोलॉजी है जो कि सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता लग जाता है कि सुनामी यहाँ पर इस एरिया में आ चुकी है या आनी है, ठीक है। उसका क्या एपिसेंटर रहेगा, इसका भी एपिसेंटर होता है, और जो कि फोकस होता है, जो कि कहां पर होता है, अंडर द सी, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक का होता है ना, इसका भी, सुनामी का भी एक एपिसेंटर होता है और इसका भी एक फोकस होता है, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये वाटर के अंदर ही होता है। और सैटेलाइट्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे पास एक प्लानिंग बना सकते हैं कि इस एरिया में अभी रिसेंटली यहाँ पर कहां पर आया था, ओडिशा में और इसमें बंगाल में, अभी रिसेंटली लास्ट वीक में बंगाल में जो साइक्लोन आया था वो भी पता लग जाता है। उससे भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी साइक्लोन्स का भी पता लग जाता है सैटेलाइट्स के थ्रू कि यहाँ पर इसका एपिसेंटर है और कितनी स्पीड से जा रहा है। साइक्लोन भी 4 से, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अलग से साइक्लोन के बारे में आपको समझाऊंगा। उसको 4 डिस्ट्रीब्यूट करा गया, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा गया। सुपरसोनिक साइक्लोन्स कौन से होते हैं, स्टॉर्म साइक्लोन्स कौन से होते हैं, अलग से बताऊंगा। ये है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि कम करना। कैसे कम कर सकते हैं, कैसे, एक तो बोल सकते हैं अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, बाय अर्ली वार्निंग। क्या है, बाय अर्ली वार्निंग, ठीक है, अर्ली वार्निंग से, ठीक है। क्या है, हम अर्ली वार्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जहां पर सुनामी आती है, जहां पर हमें तो पता लग जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग से बनता है और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनता है अर्ली वार्निंग का, जो कि जिसे बोलते हैं हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इसमें इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद में। ये क्या करती है, इसका क्या काम होता है, इंडियन नेशनल आएगा, इंडियन नेशनल सेंटर का क्या काम होता है, लोगों को अलर्ट करना कि इस कोस्टल एरिया में सुनामी आने के चांसेस हैं, ठीक है, लोगों को बताना। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद में, जो कि इंडियन ओशियंस के ऊपर काम करते हैं। और एडवाइजरी किसे किसे करती है, एक तो करती है इंडोनेशिया को और इसे करती है ऑस्ट्रेलिया को। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को ये क्या करती है, एडवाइजरी करती है। बाकी और भी अलग जगह में भी है, जैसे कि हवाईयन आइसलैंड में मैंने बताया था,
उसमें भी एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है अर्ली वार्निंग का। हमारे इंडिया में हैदराबाद में डिपार्टमेंट है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। और क्या कर सकते हैं मिटिगेशन सर्विस स्ट्रेटेजीज में? प्लानिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन का, क्या कर सकते हैं, ठीक है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कोई निर्माण होगा, ठीक है, निर्माण कहां पर करेंगे, हाई एरियाज में करेंगे इंस्टेड ऑफ अ लो एरियाज में। मतलब कि कोस्टल एरिया है, जैसे ये ला लीजिए कोस्टल एरिया है, ठीक है, ये मान लीजिए कोस्टल एरिया और यहां पर कोई सी है, ठीक है, यहां पर कोई सी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिन ड्राइव है जैसे मुंबई में। तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण होगा, ठीक है, ये बिल्डिंग का निर्माण होगा, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये लगा लीजिए एक बिल्डिंग है, ये फाउंडेशन है बिल्डिंग की, और ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग होगी कहां पर बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी हाई लेवल पर, हाई लेवल पर इंस्टेड ऑफ अ लो सरफेस लेवल पर, ठीक है, हाई लेवल पर इसका निर्माण होना जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस होती है मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के थ्रू। मतलब कि हम ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी मतलब कि ऐसे कोई भी एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग जहां पर लोगों रह सकते हैं, कोई भी मॉल हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर आम पब्लिक वहां पर इकट्ठी होती है, यहाँ पर मतलब रहती है, यहाँ अपना पर्सनली हाउस वगैरह, ऑफिस, कुछ भी, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी होना चाहिए, इससे अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए, एट अ हाई लेवल पर होना चाहिए। इसकी डिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू द BIS के अकॉर्डिंग, कुछ अलग अलग तरीके से डिस्टेंस होता है, बट हमें इतना डीपली नहीं जाना, सिर्फ इतना समझना है कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये दूर होना चाहिए फ्रॉम द कोस्टल एरिया से, ठीक है। ये तो रहा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ये होगी मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। लास्ट रह गया, बिल्कुल एक लास्ट टॉपिक रह गया, मेजर डिस्ट्रक्शन या मेजर डेडिएस्ट सुनामी इन द वर्ल्ड, जिसका हमें शुरू से इंतजार था, जिसका हमें शुरू से इंतजार था। लास्ट टॉपिक रह गया मेजर डेडिएस्ट डेडिएस्ट सुनामी इन द वर्ल्ड। आज तक का सबसे खतरनाक सुनामी कहां पर आई है, ये आई है सुमत्रा आइसलैंड इंडोनेशिया में इसका फोकस और एपिसेंटर था। क्या था, सुमत्रा आइसलैंड इंडोनेशिया में, जहां पर क्या हुआ था, बर्मा प्लेट टेक्टोनिक प्लेट, बर्मा टेक्टोनिक प्लेट और एंड इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड कर गए थे। क्या कर गए थे, कोलाइड कर गए थे, इंडियन प्लेट कोलाइड कर गए थे विद 9.1 मैग्नीट्यूड से। कितना, 9.1 मैग्नीट्यूड था उसका, अर्थक्वेक का 9.1 मैग्नीट्यूड था। बर्मा टेक्टोनिक्स प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट कोलाइड कर गए थे, आपस में टकरा गए थे, जिससे 2,30,000 पीपल डाइड। मतलब कि 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 50 से 80,000 के लोग लापता हो चुके थे, और कहीं लाख घर तबाह हो चुके थे, और एनिमल्स का पता नहीं था कि एनिमल्स का कहां गए, जो कि सी एनिमल्स थे। बहुत ज्यादा दुनिया में आज तक का सबसे, ये कब आया था, ऑन 26 दिसंबर 2004, और जो इंपैक्ट पड़ा था
इम्पैक्ट पढ़ा था, इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज थी? श्रीलंका, श्रीलंका, यहां पर लिख देता हूं श्रीलंका, यहां पर बोल ही देता हूं क्या लिखना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज, अब ये कंट्रीज के नाम सुनो जहां पर इम्पैक्ट हुआ था, जहां पर प्रभाव हुआ था सबसे ज्यादा। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यमन और अफ्रीका, ठीक है। बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो चुका, ठीक है। इंडोनेशिया, ठीक है, और म्यांमार और सोमालिया। करीब 8-9 कंट्रीज ऐसी थी। और इंडिया में कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था? लास्ट पॉइंट है एक इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? अंडमान निकोबार में लास्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा पॉइंट। वहां पर तबाह हो चुका था, टूरिस्ट प्लेस था, पूरा तबाह हो चुका था। और सबसे ज्यादा लोग आज तक सुनामी में कहां पर मारे गए? 2,30,000 लोग मारे गए थे 26 दिसंबर 2004 की तारीख पर। और इस जो सुनामी कहां पर आई थी? सुमात्रा आइसलैंड, इंडोनेशिया में, जहां पर बर्मा टेक्टोनिक्स प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में कोलाइड कर गए थे। और 9.1 की तीव्रता से अर्थक्वेक आया था। और अर्थक्वेक जहां पर आ जाता है, जहां पर 7.5 से मैग्नीट्यूड हाई होता है, तो वहां पर 101% सुनामी का आना तय है। और ओना कोस्टल एरिया पर, और ज्यादातर कहां पर आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट के ऊपर। ये था आज का सुनामी टॉपिक। और आई होप आपको ये सुनामी टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करिए, जितना भी हो सकता है शेयर करिए। आपके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोन या विंड्स के ऊपर, विंड और साइक्लोन्स के ऊपर दोनों इकट्ठे टॉपिक लेकर आ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।